Good morning. Welcome again. Here's page number 100. Last paragraph from the 9th century. 9th century से the scope of adab was extended to include biography. अब अदब में कुछ और एडिशंस हुआ है, मतलब अदब के अंदर कई तरह की चीजें इंक्लूड हो चुकी हैं, ऐड हो चुकी हैं, जैसे पोइट्री है, प्रोज है, रुबाइया है, कसीदे हैं जिसे ओड कहा जाता है, और दूसरी चीजें इसमें ऐड की गई। अदब का जो दायरा है, जो डायमीटर है, वो काफी एक्सपेंड है, वो एक्सपेंड होता जा रहा है। अब इसमें क्या चीजें ऐड की गई? बायोग्राफी, जीवनी, उसके बाद मैनुअल्स ऑफ एथिक्स, जिसे हम कहते हैं अखलाक, इनको ऐड किया गया है। हाउ डू वी शो एटीट्यूड टुवर्ड्स ए स्पीकर या टुवर्ड्स एन अननोन पर्सन, ये इसमें बताया गया है अदब के अंदर। मिरर्स फॉर प्रिंसेस, अब ये कुछ बुक्स हैं जो इस अदब को डेपिक्ट करती हैं। ये बुक्स के नाम आप नोट कर लें। मिरर्स टू प्रिंसेस, बुक्स ऑन स्टेट क्राफ्ट पर लिखी गई बुक्स, ठीक है। और इन सबसे अलग हटकर हिस्ट्री, जिसे तारीख कहते हैं, एंड ज्योग्राफी, इतिहास और भूगोल, इन सब को अदब में शामिल किया गया है। ट्रेडिशन ऑफ हिस्ट्री राइटिंग, इतिहास को लिखने की जो परंपरा रही है, वह वेल एस्टेब्लिश्ड इन लिटरेट मुस्लिम सोसाइटीज। मुस्लिम पढ़े लिखे मुस्लिम समाज के जो लोग थे, उनमें इतिहास को लिखने का ट्रेंड एस्टेब्लिश हो चुका था, काफी ये लोग आगे बढ़ चुके थे। हिस्ट्री बुक्स वर रेड बाय स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट्स, इतिहास की किताबों को विद्यार्थी पढ़ा करते थे, उस वक्त के स्कॉलर्स विद्वान पढ़ा करते थे, एज वेल एज बाय द ब्रॉडर लिटरेट पब्लिक, और पब्लिक में जो लोग पढ़े लिखे होते थे वो भी हिस्ट्री को पढ़ना पसंद करते थे। फॉर रूलर्स, जहां तक रिलेशन है रूलर्स का और ऑफिशियल्स का, ये लोग भी इतिहास को पढ़ते थे, और इतिहास को इनसे क्या मिलता था? ए गुड रिकॉर्ड ऑफ द ग्लोरीज एंड अचीवमेंट्स ऑफ ए डायनेस्टी, किसी भी इनसे पहले जिन लोगों ने राज किया है, जो रूल किया है, किस तरह उन्होंने शासन किया, किस तरह उन्होंने डिफीट खाई, उसकी जो लैकुनास होते थे उनको सीखना, किस तरह की स्ट्रेटेजी उन्होंने फॉर्म की किसी से वॉर करने के लिए, वो ये सीखा करते थे, ये ऑफिशियल और रूलर्स इतिहास को पढ़कर। रिकॉर्ड ऑफ द ग्लोरीज, मतलब ग्लोरीज जीत का इतिहास, अगर युद्ध जीता है तो किस तरह जीता है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या हुई होगी, ऐसे ही अचीवमेंट और क्या क्या इन्होंने उपलब्धियां हासिल की किसी भी डायनेस्टी के, तो रूलर्स ऑफिशियल ये सब लोग इतिहास पढ़ा करते थे। एज वेल एज एग्जाम्पल्स ऑफ द टेक्निक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेट किया जाए, किस तरह से रूल किया जाए, राज किया जाए पब्लिक के ऊपर, उसके टेक्निक, उसके तरीके भी ये लोग सीखा करते थे, ये ऑफिशियल, ये रूलर्स। इस तरह से इतिहास को पढ़ने का चलन, एक ट्रेंड बहुत ज्यादा हो चुका था इस्लामिक वर्ल्ड में। इतिहास को लिखा जाना, उसको पढ़ना, सारी चीजें बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी थी। अब कह रहा है कि इन द टू मेजर हिस्टोरिकल वर्क्स, अब दो बड़े हिस्टोरिकल वर्क्स का यहाँ मेंशन हुआ है, जिसमें ये अरबिक नेम से अनसबल अशरफ, जिसका मीनिंग होता है जेनियोलॉजीज ऑफ द नोबल्स, ये बुक का नाम है। ऑफ, इसका राइटर कौन थे? ऑफ बलादुरी, ये बलादुरी नाम के राइटर हैं, 892 में ये एग्जिस्ट करते हैं। एंड तारीखुल रसूल वल मलूक, ये अरबिक नाम है, जिसका मीनिंग है हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट एंड किंग्स। ये भी बुक्स के नाम है, ये सारे जो बताए जा रहे हैं ये सब अदब में शामिल हैं, और इसमें क्या क्या इंक्लूड किया, ये सब हिस्टोरिकल बुक्स हैं, इनमें ज्योग्राफिया है, हिस्ट्री है, और अच्छा ऑफ तबारी, ये लिखी हुई है तबारी की, TABARI, ये भी राइटर का नाम है। द होल ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री was treated with the Islamic period as the focal point। इन सब राइटर्स ने उस वक्त इस्लामिक इतिहास को फोकल पॉइंट बनाया है, क्योंकि उस वक्त में इस्लाम स्पेन तक जा चुका था, अफगानिस्तान की सीमा को छू चुका था, बहुत बड़े, सिकंदर से भी ज्यादा ग्रेट एक्सपेंशन जो इसका था वो भी बड़ा माना जाता है। 22 लाख जिसे कहते हैं रकबा, 22 लाख स्क्वायर किलोमीटर का नाम आता है।
तो वहां तक इनका वो था। तो ये इनका जो इतिहास है, इस्लामिक जो पीरियड है, ये फोकल पॉइंट रहा है हर बुक में। इस्लामिक कल्चर, इस्लामिक लर्निंग, अलग अलग चीजें, अलग अलग जो लैंग्वेजेस थे उनको इसमें हैंड डाउन किया गया है। द ट्रेडिशन ऑफ लोकल हिस्ट्री, अब लोकल हिस्ट्री को लिखने की परंपरा डेवलप्ड विद द ब्रेकअप ऑफ द कैलिफेट। जब कैलिफेट खत्म हो गए, जब खलीफा लोगों का दौर खत्म हुआ, उसके ब्रेकअप के बाद, टूट जाने के बाद, उसके बाद लोकल हिस्ट्री को लिखने का ट्रेडिशन शुरू होता है नहीं, ऑफ द कैलिफेट। बुक्स वर रिटन इन पर्शियन, और उसके बाद लोकल हिस्ट्री में, लोकल हिस्ट्री को पर्शियन, मतलब पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया। पर्शियन अबाउट डायनेस्टीज, उस वक्त के कौन कौन से वंश किस किसने राज किया है, इस तरह का इतिहास आपको मिलेगा पर्शियन में। सिटीज को लेकर लिखा गया है, किस किस तरह के सिटीज थे, किस तरह वो डेवलप हुए। रीजन्स, क्षेत्रों पर लिखा गया है। रीजन्स टू एक्सप्लोर द यूनिटी, उन रीजन्स को एक्सप्लोर किया गया है, फाइंड आउट किया गया है जहां पर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ यूनिटी मिलता है। और वेराइटी ऑफ द वर्ल्ड ऑफ इस्लाम, और इस्लामिक दुनिया, ये वेराइटी कहाँ किस तरह से रूल होता था, कहाँ किस तरह की स्ट्रेटेजी थी, सब सारी बातों को इनको लिखा गया है इन सब राइटर्स ने। और नेक्स्ट पैरा आता है ज्योग्राफी एंड ट्रेवल। अब ये नेक्स्ट स्फीयर ऑफ अदब, अदब एक्सपेंड, अदब जो है वो एक्सपेंड हो रहा है, तो ये लिटरेचर। अब इसमें क्या चीज शामिल आती है? ज्योग्राफिया और ट्रेवल और यात्रा। यात्रा के अंदर ट्रेवलर, बहुत से नाम सुने हैं आपने। निकोलो कॉन्टी हिंदुस्तान में आए, अब्दुल रजाक इंडिया में आए, मार्को पोलो इंडिया में आए, इब्न बतूता, ये इतने सारे सब, नेगस्नीज, इन्होंने बुक्स लिखी हैं इन ट्रेवलर्स ने। इन्होंने जहां भी गए, इन्होंने काफी साल ये लोग वहां रहे, और जो जिसको ऑब्जर्व किया, इन्होंने देखा, उसी को इन्होंने नोट डाउन किया, वो इतिहास बन गया, वो इतिहास के पन्ने हो गए। तो ये कह रहे हैं कि ज्योग्राफी एंड ट्रेवल कॉन्स्टिट्यूटेड ए स्पेशल ब्रांच ऑफ अदब, ये भी स्पेशल ब्रांच बन गई अदब की, अदब का ये भी एक पार्ट हो गया। दिस कंबाइंड, इसमें क्या क्या शामिल थी? कंबाइंड नॉलेज फ्रॉम ग्रीक, इस अदब में, इस ट्रेवल और ज्योग्राफी के अंदर ग्रीक नॉलेज थी, ईरानियन नॉलेज थी, इंडियन बुक्स की नॉलेज थी, विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ मर्चेंट एंड ट्रेवलर। और इन बुक्स के अंदर मर्चेंट, वो व्यापारी जो इंडिया में आते थे, खासतौर से अरब के लोग इंडिया में आते थे, स्पाइसिस को यहाँ से ले जाते थे, उसका व्यापार करते थे। और लोग भी इंडिया में आते रहे हैं एज ए मर्चेंट, एज ए ट्रेडर और व्यापारी, ठीक है ना। ये यहाँ पर आए, उन्होंने जो देखा उसको लिखा, वो इतिहास के पन्ने बन गए, पेजेस बन गए। ट्रेवलर इन मैथमेटिकल ज्योग्राफी। अब देखिए ज्योग्राफी के कई फॉर्म्स हैं। मैथमेटिकल ज्योग्राफी, द इनहेबिटेड वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू 7। तो मैथमेटिकल ज्योग्राफी में पूरे वर्ल्ड को उस वक्त 7 स्फीयर्स में डिवाइड किया गया था। इनहेबिटेड वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू 7 क्लाइम्स, 7 क्लाइम्स में किया था। पैरेलल विद द इक्वेटर, जो इक्वेटर के साथ साथ ऊपर जाते हैं और उससे नीचे आते हैं, जो रेखाएं खींची हुई ग्लोब पर, वो आपको पता है, वो क्लाइम्स के अलावा विद द इक्वेटर करेस्पॉन्डिंग टू आवर 3 कॉन्टिनेंट्स, इस वक्त 3 कॉन्टिनेंट, द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ द ईच सिटी। अब इससे क्या हेल्प मिली इस मैथमेटिकल ज्योग्राफी से? जो किसी भी सिटी की एग्जैक्ट जो पोजीशन होती थी, है वॉज डिटरमिन, वो तय की जाती थी, वो डिसाइड की जाती थी एस्ट्रोनॉमिकली, एस्ट्रोनॉमी उसके थ्रू ये लोग करते थे। फिर एक नाम आता है राइटर का, मुकद्दसी। मुकद्दसी ये 1000 पीरियड के एक राइटर हैं। इन्होंने डेस्क्रिप्टिव ज्योग्राफी, दूसरी है डेस्क्रिप्टिव ज्योग्राफी, इन्होंने अपनी बुक्स में लिखा है, मुकद्दसी ने। और बुक का नाम है अहसनल तकसीम, अब इंग्लिश में द बेस्ट डिविजन्स, ये बुक का नाम है। इज ए कंपेरेटिव स्टडी ऑफ द कंट्रीज एंड पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड। ये पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, उनकी तुलनात्मक स्टडी इस बुक्स में आपको मिलेगी जो इसने लिखी है। और हाँ, कंपेरेटिव स्टडी ऑफ द कंट्रीज एंड पीपल, लोगों की और देशों की, वहाँ जो लोग रहते हैं कंट्रीज में, उनके बारे में इसने लिखा है। इसके बाद देयर आफ्टर पीपल ऑफ द वर्ल्ड एंड ए ट्रेजर ट्रव ऑफ एक्सोटिक
क्यूरोसिटीज, और इसमें उसने ये भी लिखा है कि किस किस तरह से लोग, कहाँ के लोग किस किस को पढ़ने में इंटरेस्ट लेते हैं, उसका इन्होंने बताया है। ज्योग्राफी एंड जनरल हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जनरल हिस्ट्री वर कंबाइंड, इन दोनों को कंबाइन किया गया किस बुक में? इन मरुजुल दहाब गोल्डन मीडोज, जिसे कहा गया है अरबिक में, उसके अंदर किसने किया? भाई मसूदी, मसूदी भी राइटर है, इन्होंने लिख किया, और ये 943 में लिखी गई ये बुक। टू इलस्ट्रेट, और इसमें क्या बताया गया? टू इलस्ट्रेट द वाइड वेराइटी ऑफ वर्ल्डली कल्चर, यानी पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ कैसा कल्चर है, कितनी वेराइटी है, किस तरह के लोग हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, उस सारी बातें इसमें इन्होंने समेट के लिखी है। एंड टू इलस्ट्रेट द वाइड वेराइटी ऑफ वर्ल्डली कल्चर। उसके बाद एक नाम आता है अल बरूनी, ये नाम आपने सुना है, 7th और 8th क्लास में आया, फेमस इनकी बुक है तहफुकुल हिंद, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया के इतिहास लिखा है उन्होंने। वॉज द ग्रेटेस्ट अटेम्प्ट, 11th सेंचुरी में सबसे अच्छी बुक, मतलब इनके द्वारा लिखी गई। किस तरह से अच्छी थी ये? मुस्लिम राइटर टू लुक बियॉन्ड द वर्ल्ड ऑफ इस्लाम, इस बुक में उन्होंने इस्लाम से बाहर निकल के झांका है दुनिया को, और सारी बातों को समेट के इस बुक में उन्होंने कंबाइन किया है, पाइल अप किया है। एंड ऑब्जर्व व्हाट वाज ऑफ वैल्यू इन अनदर कल्चरल ट्रेडिशन, यानी इस्लाम से बाहर जाकर दूसरे जो लोग हैं उनके जो ट्रेडिशंस हैं, जो रिचुअल्स हैं, उसमें क्या क्या चीजें अच्छी हैं और क्या क्या उनमें लैकुनाज हैं, वो उन्होंने उसको उसमें लिखा है। बुक का नाम ये है। नेक्स्ट पैरा है बाय द 10th सेंचुरी, अब 10th सेंचुरी तक, 10वीं शताब्दी तक, एन इस्लामिक वर्ल्ड हैड एमर्ज्ड, पूरा जो इस्लामिक वर्ल्ड था वो स्टैंड आउट हो चुका था, एमर्ज हो चुका था, विच वॉज इजिली रिकॉग्नाइजेबल बाई ट्रेवलर्स, मतलब पूरे दुनिया के अंदर इस्लामिक वर्ल्ड को आसानी से यात्रियों द्वारा पहचाना जा सकता था। व्यापारी इधर से उधर कंट्री में जाते थे, ट्रेवलर जाते थे, वो आसानी से पहचान लेते थे कि हाँ ये इस्लामिक कंट्री है। किस तरह पहचानते थे? उसके सिम्टम्स क्या थे ये आपको पता है। रिलीजियस बिल्डिंग्स, धार्मिक बिल्डिंग्स है ना, वर द ग्रेटेस्ट एक्सटर्नल सिंबल्स ऑफ दिस वर्ल्ड, ये बाहरी जो धार्मिक बिल्डिंग वगैरह जैसे मस्जिद है उसके मीनारे दिख गए, टॉम नजर आ गए, जो होते हैं, इनको देखकर ये पहचान थी। मॉस्क है, श्राइन्स है, एंड टॉम, फ्रॉम स्पेन टू सेंट्रल, स्पेन से लेकर सेंट्रल एशिया तक पूरा जो था रोमन एम्पायर था। अब 7th सेंचुरी में और 7th सेंचुरी के बाद ये क्या बन चुका था? इस्लामिक कंट्री बन चुका था। ये पूरे कॉन्टिनेंट, तीनों कॉन्टिनेंट इस्लाम के अंडर में आ चुके थे, और यहाँ जो पहचान थी, जो सिंबल थे, वो मस्जिदें थी, मीनारे थे, और टॉम्स थे जो गुम्बद होते हैं बने हुए, ये पहचान थी इस्लामिक आर्किटेक्चर की। और ये लोग इसको आसानी से, मॉस्क है, श्राइन से, टॉम्स से, फ्रॉम स्पेन टू सेंट्रल एशिया, शो, ये सब चीजें ये शो करती थी द सेम बेसिक डिजाइन। इस्लामिक डिजाइन शुरू से यही रहे हैं और आज भी इन्हीं को ही बनाया जाता है, और इनमें से कुछ तो आज तक कॉमन है जो हर जगह उनका इस्तेमाल होता है। जैसे आर्च कहते हैं मेहराबें, ठीक है, पॉइंटेड जो डोम्स होते हैं, मिनरेट्स होते हैं, ये सिंबल्स है। और ओपन कोडियार, खुले हुए आंगन, ठीक है, मस्जिदों में खुले आंगन, ये सब पहचान है। डोम्स एंड एक्सपीरियंस द स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल नीड्स ऑफ मुस्लिम। और ये सारे डिजाइन्स के पीछे क्या इंटेंशन था, इनके पीछे क्या है? स्पिरिचुअल, ये शो करते हैं आध्यात्मिक या रूहानी नजरिए शो करते हैं, ठीक है। जैसे मस्जिद है, वहाँ जो कंस्ट्रक्शन जो बना हुआ है अंदर, ठीक है ना, वो सब रिक्वायरमेंट के, एक नमाजी के रिक्वायरमेंट के, एक मुस्लिम कल्चर के अकॉर्डिंग उनको बनाया जाता है, ठीक है ना। स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकली, और प्रैक्टिकली तो मुस्लिम की यूज प्रैक्टिकल, ठीक है, इन दोनों को ध्यान में रखकर ये सब चीजें बनाई गई। इन द फर्स्ट इस्लामिक सेंचुरी जो पहली सेंचुरी इस्लामिक, यानी द मोस्ट एक्वायर्ड डिस्टिंक्ट मस्जिद जो बनाई गई उस वक्त में, फर्स्ट सेंचुरी में, उसका जो आर्किटेक्चर था, एक्वायर्ड डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चरल फॉर्म, वो क्या थी? छत वाली, मतलब जो छतें होती थी वो खंभों पर, पिलर पे टिकी होती थी, जो आज तक वो चलन आज तक है, इसको देखा जाता है। द मोस्ट हेड एंड ओपन
फिर ओपन कोर्टयार्ड, जिसे सहन कहते हैं, सहन लिखा है, खुला हुआ आंगन होता था। वेयर ए फाउंटेन, जहां पर बीच में खोज होता था, फाउंटेन होता था, जो आज भी होता है, पॉन्ड होता था। और लीडिंग, और ये पॉन्ड या ये फाउंटेन, इससे जुड़ा हुआ क्या होता था, ए वॉल्टेड हॉल, एक मेहराबदार हॉल, जहां पर क्या होता था, वहां लोग वुजू करते हैं, एब्ल्यूशन करते हैं, और वहां से अपने आप के मुंह हाथ धोने के बाद उस वॉल्टेड हॉल में, उस मेहराबदार बड़े हॉल के अंदर सब लोग नमाज के लिए खड़े होते हैं, है ना। ये वॉल्टेड लॉन्ग लाइन्स बनाते हैं नमाज के लिए। एंड द प्रेयर लीडर, और जो जो उनका इमाम होता है, प्रेयर लीडर, वो जहां खड़ा होता है उसका नाम क्या है, वो यहाँ दिया हुआ है, टू स्पेशल फीचर। वो इमाम कहलाता है जो सबको नमाज पढ़ाता है। टू स्पेशल फीचर वर लोकेटेड, दो स्पेशल फीचर आपको मस्जिदों में मिलेंगे उस वक्त से लेकर आज तक। और इसमें एक है इनसाइड उस हॉल के अंदर एक है नीश। नीश का मतलब होता है मेहराब, ठीक है ना। मेहराब जहां इमाम लीड करता है पूरी नमाज को, इन द वॉल इंडिकेटिंग डायरेक्शन, वो सबसे आगे होता है, और उसका रुख, उसका मुंह काबे की तरफ होता है, जिसे कहते हैं किबला, किबले की तरफ होता है मक्का में जो बना हुआ है। एंड ए पल्पिट, और वहां पर एक कंस्ट्रक्शन होता है साइड में जिसे पल्पिट कहा जाता है, इसको मिंबर कहा जाता है। मिंबर किस काम आता है, मिंबर फ्राइडे के दिन सरमन डिलीवर के लिए, वाक कहने के लिए, रिलीजियस प्रीचिंग्स करने के लिए, खुतबा देने के लिए काम आता है वीक में एक बार। इसको क्या कहा जाता है, मिंबर कहा जाता है। तो ये वहाँ के पार्ट्स हैं, ये लोकेशन है एक मस्जिद की जो आपको बताई गई है। फ्रॉम वेयर, जहाँ से सरमन फॉर डिलीवर्ड नून प्रेयर्स, 2 बजे की नमाज में, स्पेशली फ्राइडे की नमाज में। अच्छा, अटैच टू द बिल्डिंग्स वाज मीनारे। अच्छा, मीनारे जो होते हैं इस बिल्डिंग से, मीनारे जो बनाए गए बिल्डिंग में, ये शुरुआत हुई अजान, हमारे यहाँ जो कॉल होता है, कॉल फॉर प्रेयर, तो मस्जिद में मीनारा बनाया गया ताकि जो मौजिन है वो ऊपर जाके खड़ा होकर अजान दे ताकि सबको सुनाई दे। ये उस दो की शुरुआत है। मीनारे टावर, you know, tower used to call the faithful to prayer at the appointed time। ठीक है, 5 वक्त की नमाज है, इस अजान को सुन के ये लोग आते थे। एंड टू सिंबलाइज, और ये प्रतीक था प्रेजेंस ऑफ द न्यू फेथ। न्यू फेथ था, न्यू फेथ इस्लामिक फेथ था। टाइम वाज मार्क्ड इन सिटीज, 5 वक्त की नमाजों का जो टाइम है वो सिटीज में, गांवों में मार्क किया हुआ था by the 5 daily prayers and weekly sermon। वीक में एक बार सरमन होगा, किस वक्त होगा, पूरा टाइम सबको बताया हुआ था। लोग उस वक्त अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग जब से लेकर आज तक ऐसा लोग करते आ रहे हैं। आज हम इसको इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम ये लास्ट एंड फाइनल पोर्शन है इस सेंट्रल इस्लामिक लैंड का, इसको हम फिनिश करेंगे। बाकी इसके जो क्वेश्चन हैं 1 to 4 ये आप कर लेना। नेक्स्ट 2 बचे, इनको भी आप याद कर लें, ये आपके एग्जाम में श्योर एंड सर्टेन आएंगे। Thank you so much. Have a nice day.